हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है, अपन ने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर हिस्ट्री में स्टार्ट कर रखा है 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत, और उस पर अपन अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज का जो अपना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, यानी रोमांटिक इमेजिनेशन के थ्रू किस तरह से लोगों में और नेशनल फीलिंग्स क्या की गई, जनरेट की गई। रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब रोमांटिक और रूहानी जो है ना, फीलिंग से रिलेटेड जो होता है उसको इमेजिन करना, और फिर उसके आधार पर लोगों में नेशनल फीलिंग यानी देश के प्रति वो भावनाएं उत्पन्न करना, वो अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से वॉच करें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो चलिए बिना कोई देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, मैंने लिखा हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ये नेशनलिज्म वाली जो थिंकिंग जो थी ना, ऐसा नहीं था कि केवल युद्ध के माध्यम से या फिर क्षेत्र विस्तार के माध्यम से लोगों के अंदर उत्पन्न की गई। समझ में आया? यानी वॉर को इसका माध्यम नहीं बनाया गया, और भी कई ऐसे माध्यम थे जिनके अंदर जिसके द्वारा लोगों में नेशनलिज्म वाली फीलिंग क्या की गई, जनरेट की गई। तो वो जो काम है किसने किया? कल्चर जो था। जैसे लिखा हुआ देखिए, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। यानी जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, उसने भी जो है ना, जो ये नेशन वाला आइडिया था, इसको लोगों में उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण क्या करी, भूमिका निभाई। यानी कल्चर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा किसके लिए? लोगों में वो नेशनल फीलिंग जनरेट करने के लिए या नेशन वाला आइडिया लाने के लिए। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखो, जैसे आर्ट है, कला हो गया, पोएट्री कविताएं हो गई, स्टोरीज कहानियां हो गई, म्यूजिक संगीत है। इन्होंने बहुत ज्यादा क्या करी, मदद करी। किस चीज में? वही नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों में जनरेट करने के लिए, कि भाई इस तरह से इनका सहारा भी लेकर लोगों में क्या किया सकता है, नेशन स्टेट वाला आइडिया क्या किया सकता है, डेवलप किया जा सकता है, या जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है उनको क्या किया सकता है, जनरेट किया जा सकता है। किसके माध्यम से? कल्चर के माध्यम से। कल्चर में हमने क्या पढ़ा? आर्ट है, पोएट्री है, स्टोरीज है, म्यूजिक है। इन्होंने बहुत ज्यादा सहायता करी नेशनलिस्ट फीलिंग्स जनरेट करने में या उनको अभिव्यक्त करने में। जैसे रोमांटिसिज्म की बात की जाए तो रोमांटिसिज्म क्या था? एक कल्चरल मोमेंट था, सांस्कृतिक यानी कल्चर के आधार पर एक मोमेंट था विच शोड टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। जो ऊपर अपन ने पढ़ा कि लोगों में वही नेशनल सेंटिमेंट यानी वही नेशनल फीलिंग जगाने के लिए ये कल्चरल मोमेंट क्या किया गया, चलाया गया। कौन सा? रोमांटिसिज्म वाला जो है, जिसको मैंने रूहानी बताया था। जैसे देखिए आगे और लिखा हुआ है, समझ में आ गया रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है? एक कल्चरल मोमेंट विच सोट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, यानी एक ऐसा कल्चरल मोमेंट था जिसका सहारा लिया गया लोगों में नेशनल सेंटिमेंट जगाने के लिए। आगे देखिए, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और पोएट जो थे, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर बनने, आप थोड़ा गौर करें। रोमांटिक आर्टिस्ट और जो पोएट थे, यानी जो रोमांटिक कलाकार थे, कवि थे, उन्होंने क्या करा? क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो तर्क है और जो विज्ञान है उसको बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, बढ़ा बढ़ा के कहने लग रहे हैं कि भाई इनके माध्यम से ये चीज करी जा सकती है। लेकिन उन्होंने इसको क्या किया? क्रिटिसाइज किया, इसकी आलोचना करी, और किस चीज के ऊपर फोकस किया? इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग थे जो साइंस और रीजन को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, तो वो उसी को ग्लोरीफाई करते थे कि भाई साइंस और रीजन के माध्यम से ये चीज करी जा सकती है। लेकिन ये आर्टिस्ट और पोएट जो थे, इनका क्या मानना था कि भैया जब फीलिंग्स की बात हो रही है तो उसमें साइंस और रीजन क्या करेगा? फीलिंग्स जो है वो तो म्यूजिक के थ्रू, जैसे पोएम्स के थ्रू, जैसे अपन ने पढ़ा है, स्टोरीज के थ्रू, इनके माध्यम से ज्यादा जनरेट की जा सकती है। तो वो इनको ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, ना कि साइंस और रीजन। साइंस और रीजन को क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे। कौन करते थे? रोमांटिक जो आर्टिस्ट और जो पोएट थे। तो एक आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, और एक टॉपिक भी क्लियर हो गया कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट और जो पोएट थे वो किसको क्रिटिसाइज करते थे और किसको सपोर्ट करते थे। यानी उन चीजों को ज्यादा सपोर्ट करते थे जिनके द्वारा लोगों में फीलिंग्स है ना, इमोशंस है, उनको क्या किया सके, जनरेट किया जा सके। तभी अपन ने इसके अंतर्गत पढ़ा, देखिए आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक और ठीक है, इस तरह की चीजें। आगे देखिए,
Their effort was to create a sense of collective heritage, a common culture passed as the basis of a nation। जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई अपना जो कल्चर है वो भी कॉमन होना चाहिए, अपनी जो हेरिटेज है, जो अपनी विरासत या जो धरोहर है वो भी सबकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वही बात है कि अगर आप इन चीजों को अलग अलग रखोगे तो कॉमननेस वाली बात नहीं आएगी ना, एज ए नेशन वाला फील नहीं आएगा। और देखिए अदर रोमांटिक सच एज, अब ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम दिया, इसको ध्यान रखना। जर्मन फिलोसफर है, जर्मनी का एक क्या था, फिलोसफर था, जिसका नाम था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। नाम ध्यान रखना, एक जर्मन फिलोसफर था जिसका नाम था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। 1744 से लेके 1803 तक उसने क्या दावा किया, उसने क्लेम किया ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, दासवोक जर्मन लैंग्वेज के अंदर। क्या कह रहा था कि अगर अपन ट्रू जर्मन कल्चर की बात करें तो वो आप उसको कहां डिस्कवर करोगे, जो आम लोग हैं देश के, जो कॉमन पीपल हैं, उनमें वो चीज आप ज्यादा डिस्कवर करोगे, यानी उनसे आपको उसके बारे में ज्यादा पता चलेगा कि भाई हाँ जर्मन कल्चर क्या होता है, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है, अटैच्ड है, तो वो आपको उसके बारे में अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो यहां भी देखिए कल्चर का कितना इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखिए बताया हुआ है। ठीक है, किसने बताया, जो जर्मन फिलोसफर था, क्या नाम था उसका, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। कब से कब तक, 1744 से 1803 तक। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, जैसे अपन पढ़ रहे हैं, ऊपर भी पढ़ा है अपन ये चीजें, जैसे फोक सॉन्ग हो गए, लोकगीत हो गए, फोक पोएट्री हो गई, लोक कविताएं हो गई, फोक डांस, लोक नृत्य हो गए। ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉज पॉपुलराइज, किनके द्वारा, इन आर्टिस्ट और पोएट्स के द्वारा इनको ज्यादा लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि ये एक ऐसे माध्यम है जिनसे आप लोगों में फीलिंग्स ज्यादा जनरेट कर सकते हो। क्योंकि नेशनल फीलिंग की बात हो रही है ना, तो बोला कि इनको ज्यादा से ज्यादा पॉपुलराइज किया गया ताकि लोग इनके माध्यम से वो फीलिंग क्या कर पाए, अचीव कर पाए। एक बार दोबारा बता रहा हूं, देखिए फोक सॉन्ग्स हो गए, फोक पोएट्री हो गई, फोक डांसेज हो गए, ठीक है, इनको वो क्या करते थे, ज्यादा प्रायोरिटी बोलते थे, यानी इनको ट्रू स्पिरिट मानते थे, किसकी, नेशन की, कि भाई नेशन के लिए जो फीलिंग्स है वो इनके माध्यम से ज्यादा क्या की जा सकती है, जनरेट की जा सकती है। इसीलिए सो कलेक्टिंग एंड डिकोडिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज इसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसीलिए उनका क्या मानना था कि भाई इस तरह की जो चीजें हैं, फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांस, इस तरह का, इनको आप क्या करो, कलेक्ट करो और इनको रिकॉर्ड करो, और कलेक्ट और रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये जो हमारा फोक कल्चर है ये क्या है, बहुत ही जरूरी है, किस चीज के लिए, लोगों में वो नेशन स्टेट वाला सेंस डेवलप करने के लिए ये होने बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने जो नेशनलिज्म ऑफ इंडिया वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी अपन ये चीज देखेंगे कि भाई किस तरह से इनका सहारा लेकर हमारे देश में भी क्या किया गया, लोगों के अंदर वो नेशनल फीलिंग क्या की गई, जनरेट की गई। तो ये इधर वाला अपना पोर्शन कंप्लीट हो गया है कि किस तरह से जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट थे उन्होंने फोक टेल, फोकलोर, फोक पोएट्री, फोक डांस, ठीक है, इनका सहारा लेकर लोगों में नेशनल फीलिंग जनरेट करने का क्या किया, प्रयास किया। और आगे देखिए, दे एम्फेसाइजेस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्टिंग ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। एक ये भी कारण था, आप ये नेशनलिज्म वाला आइडिया आप आगे तो लेके जाना चाह रहे हो और इसके लिए आप फोक टेल है, फोकलोर है, इस तरह की चीजों का आप क्या कर रहे हो, प्रयोग भी कर रहे हो। लेकिन इसमें जो मेन रीजन था वो ये था कि इस समय अधिकतर जो ऑडियंस थी वो इलिटरेट थी, यानी वो अनपढ़ थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो नेशनलिस्ट थे इनका मानना था कि इस तरह के लोगों में अगर अपने को नेशनल फीलिंग्स जनरेट करनी है तो इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। कौन सा, रोमांटिक इमेजिनेशन का माध्यम जो बात कर रहे हैं, जिसमें फोक टेल का सहारा लो, फोकलोर का सहारा लो, आप फोक जैसे राइम्स का सहारा लो, बलाड्स है, लिजेंड्स है, इन चीजों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लोगों में वो नेशनल सेंटिमेंट क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो एक ये भी वजह थी कि लोग इलिटरेट थे, जिस वजह से उनको ये चीजें समझाने के लिए इन्होंने जो पोएट थे, आर्टिस्ट थे, रोमांटिक इमेजिनेशन को सपोर्ट करने वाले, उन्होंने इनका सहारा लिया। किनका, जैसे मैंने लिखा अभी है, लोकल फोकलोर हो गई, फोक टेल हो गए, ठीक है, इस तरह की चीजों का। और देखिए आगे, जैसे उदाहरण के तौर पर हम पोलैंड के 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें हम देखें किस तरह से म्यूजिक, डांस
और लैंग्वेज का सहारा लेकर लोगों में वो राष्ट्रवाद वाली जो सोच है या जो फीलिंग्स है उसको रिटेन रखा गया। तो चलिए देखते हैं। पोलैंड विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, ध्यान रखना 18वीं सदी के अंदर पोलैंड को क्या कर दिया गया, पोलैंड के टुकड़े कर दिए गए। अब किनके द्वारा करे गए वो भी लिखा हुआ है, जैसे रशिया था, प्रूसिया था, ऑस्ट्रिया था, इनके द्वारा इसका क्या कर दिया गया, इसका पार्टीशन कर दिया गया, किसका पोलैंड का। ठीक है। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज ए इंडिपेंडेंट टेरिटरी, सीधी सी बात है, जब इन्होंने टुकड़े कर दिए, अपन ने पढ़ा भी था कि कुछ हिस्सा जो है वो रशिया को भी दे दिया गया था, किसका, पोलैंड का। तो मतलब अब जो ये पोलैंड था वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, यानी स्वतंत्र क्षेत्र नहीं था। फिर भी क्या कह रहा है, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग थे, पोलैंड के लोग, उनमें जो नेशनल फीलिंग्स है उनको जीवित रखा गया यहाँ के नेशनलिस्ट के द्वारा, किसके माध्यम से, म्यूजिक और लैंग्वेज का सहारा लेकर। किसका सहारा लेकर, म्यूजिक और लैंग्वेज का सहारा लेकर उसमें जो नेशनल फीलिंग्स थी पोलैंड के लोगों में वो क्या रखी गई, जीवित रखी गई। तो ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। और देखिए ऐसा एक नेशनलिस्ट था जिसका नाम था कैरोल क्रिपिंस्की, नाम याद रखिएगा, कैरोल क्रिपिंस्की। उसने क्या किया, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक। आपको पता है ओपेरा जो होता है ये भी एक क्या है, म्यूजिक फॉर्म ही है। तो उसने मतलब वो नेशनल फीलिंग जो बनाए रखने के लिए, रिटेन रखने के लिए, नेशनल स्ट्रगल के लिए उसने किसका सहारा लिया, ओपेरा का, म्यूजिक का। और यहाँ के जो फोक डांस थे, जैसे लोक नृत्य है, जैसे पोलोनेज है, उसके अलावा मजूरका है, इनका भी उसने क्या किया, सहारा लिया एज ए नेशनलिस्ट सिंबल, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, पोलैंड को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे, नेशनलिस्ट सिंबल थे, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, कि भाई ये जो म्यूजिक है ये पोलैंड का है, ये जो डांस फॉर्म है ये कहाँ की है, पोलैंड की है। तो इनके माध्यम से भी उसने जो है ना यहाँ के लोगों में वो जो नेशनल फीलिंग है वो क्या रखी, अलाइव रखी। नाम याद रखना, व्यक्ति का नाम है कैरोल क्रिपिंस्की। क्या नाम है, कैरोल क्रिपिंस्की। और कहां की बात कर रहे हैं अपन, पोलैंड की बात कर रहे हैं। पोलैंड किस अथॉरिटी में था, रशियन अथॉरिटी में। देखिए आगे मैंने लिखा भी है, लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, यानी जो भाषा थी यहाँ की पोलैंड की, उसने भी यहाँ के लोगों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट यानी नेशनल फीलिंग्स है ना डेवलप करने में बहुत ज्यादा क्या करी, मदद करी। तो चलिए इसको भी अपन उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, जैसे मैंने बताया कि भाई पोलैंड का कुछ हिस्सा जो था वो किसके अधीन चला गया, रशिया के अधीन हो गया। जैसे अपन ने ट्रीटी ऑफ वियना वाले के अंतर्गत पढ़ा था कि पोलैंड का कुछ पार्ट जो था वो किसको दिया गया था, रशिया को। तो क्या कह रहा है कि जैसे रशियन अथॉरिटी हो गई इसके ऊपर, तो पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स। तो जो विद्यालयों में जो जैसे मान लो पोलिश लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाया जाता था, तो पोलिश लैंग्वेज को हटा के और उसकी जगह पर कौन सी भाषा लागू करने, यानी कौन सी भाषा जो है ना थोपने का प्रयास किया गया, रशियन लैंग्वेज। क्योंकि अब पोलैंड कौन सी अथॉरिटी में था, रशियन अथॉरिटी में था। तो उन्होंने कहा जो स्कूल वगैरह है वहां पर आप जो है ना पोलिश लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकते, अब आपको वहां पर कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा, रशियन लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा। और देखिए उन्होंने क्या किया, इन 1831 1831 के अंदर एन आर्म रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस व्हिच वाज अल्टीमेटली क्लस्ड। क्या कह रहा है, ऐसी बात नहीं है, विरोध नहीं है और रशियन अथॉरिटी का हर जगह होता है, मान लो अपनी मनमानियां करते हैं। तो 1831 के अंदर यानी 1831 के अंदर एक हथियारबंद बगावत की गई, विरोध किया गया, कौन सी अथॉरिटी के विरुद्ध, रशियन अथॉरिटी के विरुद्ध। लेकिन उसको बुरी तरह से क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया, यानी उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया, यानी उस विरोध को ऊपर नहीं आने दिया गया। इसके बाद मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी, जैसे अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, क्लर्जी है, नोबिलिटी है, ये 3 स्टेट जो पढ़े थे, उसमें से जो क्लर्जी के जो मेंबर्स थे इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनलिस्ट रेसिस्टेंस। तो जो क्लर्जी जो थे उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को रशियन अथॉरिटी के खिलाफ एज ए वेपन काम में लेना शुरू कर दिया, यानी उनके खिलाफ भाषा को ही जो है ना उन्होंने नेशनल सेंटिमेंट अलाइव रखने के लिए यूज में लेना शुरू कर दिया। क्योंकि रशियन अथॉरिटी का क्या कहना था कि भाई चर्च में आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो, जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं चर्च के अंदर, आप वो पोलिश लैंग्वेज में नहीं दोगे, वो आप कौन सी लैंग्वेज में दोगे, रशियन लैंग्वेज में दोगे। कौन सी लैंग्वेज में,
रशियन लैंग्वेज में दोगे। तो उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया कि ये अपने को क्या कर रहे हैं, ये अपने को कह रहे हैं कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे चर्च के अंदर या जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होंगे वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे, रशियन लैंग्वेज में होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं, यानी उनके अंदर जो हम जो नेशनल सेंटिमेंट जनरेट करने की बात कर रहे हैं वो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, देखिए आगे मैंने लिखा अभी जो चीज आपको बताई है, पोलिस वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने कहा था चर्च के अंदर जब लोग इकट्ठा होते थे और जो भी मान लो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उनको दिए जाते थे तो वहां पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, पोलिश भाषा का प्रयोग किया जाता था। पोलिश क्या है, पोलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज मान के चलो, यहाँ की वहां की एक आधिकारिक भाषा मान लो आप। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप। आपको पता है चर्च के अंदर जैसे अपने साधु संत इस तरह से होते हैं वैसे इनके कौन होते हैं, प्रीस्ट और बिशप्स होते हैं। तो जो उन्होंने जो ये किया कि इंस्ट्रक्शन कौन सी लैंग्वेज में दे रहे हैं, पोलिश लैंग्वेज में, और रशियन अथॉरिटी उनको इंस्ट्रक्शन कौन सी लैंग्वेज में देने के लिए कह रहा है, रशियन लैंग्वेज में। तो ये क्या करते हैं, पोलिश लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, बहुत सारे जो प्रीस्ट होते हैं और जो बिशप्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और या फिर कहां भेज दिया जाता है, साइबेरिया नाम की जगह पर। वहां पर भी इनको क्या किया जाता है, जेल में डाला जाता है, साइबेरिया नाम की जगह पर। या तो इनको जेल में डाल दिया जाता है यहाँ पर, या फिर कहां भेज दिया जाता है, साइबेरिया। किस लिए, बाय द रशियन अथॉरिटी एज ए पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू पर्च इन रशियन। जैसे मैंने अभी बताया था कि इनको जो उपदेश देने के लिए कहा गया था या जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए कहा गया था चर्च के अंदर वो रशियन लैंग्वेज में देने के लिए कहा गया था। और उन्होंने कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया था, पोलिश लैंग्वेज का प्रयोग किया था। किस लिए, ताकि पोलैंड के लोगों में वो नेशनल सेंटिमेंट क्या करे, अलाइव रख सके, यानी जीवित रख सके। तो इनको ये सजा मिली कि इनको जेल में डाल दिया गया या फिर कहां भेज दिया गया, साइबेरिया भेज दिया गया। लेकिन फिर भी द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगलिंग अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। यानी जो पोलिश भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया किसके खिलाफ है, रशियन अथॉरिटी के खिलाफ। इसको जो रशियन अथॉरिटी के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था, जो उनका विरोध चल रहा था, उसका क्या माना गया, प्रतीक माना गया कि भाई भाषा का भी प्रयोग जो है, आप अपने देश की भाषा का प्रयोग भी जो आपके ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है या आपको कंट्रोल में रखने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ आप लैंग्वेज को भी जो है ना लोगों में नेशनल सेंटिमेंट जनरेट करने के लिए क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। तो ये था अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। तो इसमें अपन ने मेन किस चीज के ऊपर ध्यान दिया, मेन ध्यान अपने इसके ऊपर दिया कि भाई जो नेशनल फीलिंग्स थी उनके अंदर जो है ना रोमांटिक जो मूवमेंट था, जिसमें अपन ने पढ़ा कल्चरल मूवमेंट था, जिसमें अपन ने पढ़ा म्यूजिक है, डांस है, स्टोरीज है, फोक टेल है, फोकलोर है, इनका क्या लिया गया, सहारा लिया गया। किस लिए, लोगों में नेशनल सेंटिमेंट अलाइव रखने के लिए। ठीक है, किन्होंने, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट थे, जब उनसे कहा गया कि भाई आप साइंस और रीजन का गुणगान करो तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। ठीक है, किन चीजों को ज्यादा बेहतर बताया, जो मैंने अभी आपको बताई ये चीजें, जैसे मैंने स्टोरीज बताई, म्यूजिक बताई, फोक टेल, इन चीजों को उन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी दी, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो चीजें हैं वो लोगों में फीलिंग जनरेट रखने का सबसे अच्छा क्या है, माध्यम है। तो ये वाला पोर्शन फिर अपन ने जॉन गॉटफ्राइड हर्डर के बारे में पढ़ा, जिसका जीवन काल 1744 से 1803 के अंदर है। उसने कहा था कि अगर आपको वास्तव में जर्मन कल्चर आपको डिस्कवर करना है तो वो आपको कहाँ मिलेगा, कॉमन पीपल यानी दासवोक के अंदर मिलेगा। और जो ये अपन बात कर रहे हैं इन चीजों की, किन चीजों की, स्पिरिट ऑफ नेशन, जिसको वोल्केजिस्ट भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है, छूट गया था मेरे से, वोल्केजिस्ट, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया, पॉपुलराइज किया गया। फिर अपन ने देखा ज्यादातर जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो एक ये भी कारण था, फोक टेल, फोक डांस, म्यूजिक, इनका सहारा लेने का। फिर अपन ने इसी तरह से पोलैंड का एग्जाम्पल पढ़ा, किस तरह से वहां का एक नेशनलिस्ट जो है कैरोल क्रिपिंस्की जो है वो म्यूजिक और डांस का सहारा लेकर लोगों में वो नेशनल फीलिंग अलाइव रखता है। तो म्यूजिक के अंदर अपन ने ओपेरा पढ़ा, डांस के अंदर अपन ने पोलोनेज और मजूर का जो यहाँ का क्या था, फोक डांस था, उसके बारे में अपन ने पढ़ा, जैसे आपको पता है, ये रहा देख रही है। ठीक है,
उसके बाद में अपने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, किस तरह से जो रशियन अथॉरिटी है वो स्कूल से कहती है कि भैया आप पोलिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ा सकते, रशियन लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी बात सगाई किस तरह से उनके खिलाफ क्या किया, नेशनल फीलिंग जो है राइज करने में काम में लिया। फिर एक और अपने लैंग्वेज का उदाहरण पढ़ा कि किस तरह से चर्च के अंदर जो इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे या जो भी मान लो उपदेश दिए जाते थे, पर्चिंग होती थी, उन्होंने कहा रशियन लैंग्वेज में करना है, लेकिन उन्होंने क्या किया, पोलिश लैंग्वेज का प्रयोग किया ताकि लोगों में वो नेशनल फीलिंग जो है वो अलाइव रह सके। तो ये था अपना आज का टॉपिक, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। दोबारा से मैंने आपको मेन जो इसके अंदर पॉइंट है दोबारा से रिवाइज कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पता है मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लगातार कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और बढ़िया से बढ़िया आपको मटेरियल देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मेरे को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। और अगर आपको अच्छा लग ही रहा है तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी आपके पास कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो ये थी आज की अपनी क्लास, आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।